बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। राज्य में बीजेपी और मजबूती के साथ वापस आई है। जो बीजेपी कभी सहयोगी पार्टी की तरह राज्य में थी, अब वो 2020 में एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सामने चुनौतियां भी हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही एक बार फिर राज्य की कमान संभाल ली है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का इसमें अहम रोल है। 74 सीटों पर जीत दर्ज करके बीजेपी ने ये बता दिया कि मोदी की लहर देश में ही नहीं बल्कि राज्य में भी कायम है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। प्रदेश का विकास, बेरोजगारी और शराबबंदी पर वोट मांगने वाले नीतीश कुमार आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। भले ही इस बार एंटी इनकम्बेंसी की लहर के बावजूद एक बार फिर बिहार का नेतृत्व करने के लिए नीतीश को आगे किया गया हो, लेकिन क्या नीतीश अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाएंगे? इससे भी बड़ी बात जो नीतीश कुमार के सामने चुनौती के रूप में मुंह बाए खड़ी है, वो ये कि क्या बीजेपी, हम और विकासशील इंसान पार्टी के साथ सरकार चलाते हुए नीतीश कुमार आपसी एकता को बरकरार रख पाएंगे? साथ ही क्या विपक्ष के उन मुद्दों का जवाब दे पाएंगे जो चुनाव के दौरान हावी रहा है? चुनाव के दौरान रोजगार और नौकरियों के वादे ने आम जनता को आकर्षित किया और वोटों के समीकरण को प्रभावित किया। क्या नीतीश उन वादों पर खरे उतर पाएंगे? बिहार में सरकार का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कुल 14 मंत्रियों ने सोमवार को शपथ ली, जिसमें बीजेपी कोटे से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो नीतीश के मंत्रिमंडल से बीजेपी का असली बिहार प्लान क्या है उसे समझते हैं। जी हां, मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी ने बिहार में अपने सियासी भविष्य को और मजबूत करने और बिना बैसाखी के 2025 की विधानसभा चुनाव की जंग को फतह करने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की है। बीजेपी ने बिहार में जेडीयू से बड़ी पार्टी होने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को सौंप दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में अपने 2 डिप्टी सीएम बनाने में सफल रही है। साथ ही क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने के लिए पुराने और जमीन से जुड़े नेताओं को कैबिनेट में खास अहमियत दी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी काफी लंबे समय से बिहार में अपने दम पर पार्टी को उठाना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार की लंबी छत्र छाया के आगे निकलकर और उनके करीबी सुशील मोदी को डिप्टी सीएम पद न देकर स्थानीय नेताओं को इस बार तरजीह दी है, जिसे पार्टी को अपने दम पर मजबूत करने की कोशिश की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने बिहार में कैबिनेट गठन में अपने परंपरागत नेताओं की जगह ऐसे नेताओं को जगह दी है जो पार्टी में कई बार से चुनाव जीतते आ रहे थे और जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। यही वजह है कि सुशील मोदी की जगह वैश्य समुदाय से आने वाले तारकिशोर प्रसाद को अहमियत दी गई है। तारकिशोर ने लगातार चौथी बार चुनाव में जीत दर्ज की है, लेकिन पहली बार मंत्री बने हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह साल 2000 में पहली बार विधायक बने और पिछला चुनाव छोड़कर लगातार जीतते रहे। जीवेश मिश्रा ने भी लगातार तीसरी बार चुनाव में जीत दर्ज की है। इसी तरह से रामसूरत राय भी पार्टी के पुराने और कर्मठ नेताओं में गिने जाते हैं। वहीं रेणु देवी 5वीं बार विधायक बनी है और उन्हें दूसरी बार कैबिनेट में जगह दी गई है। इस तरह से बीजेपी ने जमीनी नेताओं को कैबिनेट में तरजीह देकर कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के हौसले बुलंद किए हैं। इस कदम को बिहार में बीजेपी की नई लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पहले उन्होंने शादी समारोह में 200 लोगों तक के शामिल होने की अनुमति दी थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। अब सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी, जिसमें नियमों के उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की स्थिति में दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले बाजारों को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति की बात रखी जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बेड की संख्या काफ़ी है, लेकिन अस्पतालों में आईसीयू वाले बेड की कमी है।
जिसको लेकर केंद्र सरकार ने मदद की है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है कि लोग कोरोना वायरस के गंभीर परिणामों का ध्यान रखें। कई लोग तो बिना मास्क पहने घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हुई है, जो महाराष्ट्र से ज़्यादा है। दिल्ली में कोरोना का कहर किस तरह बरपा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस महीने हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना से नवंबर में ही अब तक 1100 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक बार फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया है। जी हां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से हथियार सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और दोनों आतंकवादी दिल्ली एनसीआर को दहलाने के इरादे से यहां पर आए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को समय रहते इनके बारे में सूचना मिल गई और उन्हें दिल्ली के मिलेनियम पार्क के पास से दबोच लिया गया। इनके नाम अब्दुल लतीफ़ और मोहम्मद असलम हैं। ये दोनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा और बारामूला इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस को शुरुआती पूछताछ के दौरान पता चला कि ये दोनों सोशल नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों के संपर्क में थे और उसके बाद ये लोग अपने घर से भी भाग खड़े हुए थे। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर और आसपास की कुछ आतंकी गतिविधियों में भी हिस्सा लिया था और अब इनका इरादा पाकिस्तान जाने का था। इन दोनों आतंकवादियों के पास से जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, उससे भी कई नए खुलासे हुए हैं। मोबाइल से जहां एक तरफ जैश सरगना मसूद अजहर का वीडियो मिला है, वहीं दूसरी तरफ इनके पाकिस्तानी आकाओं ने जो निर्देश दिया वो भी बरामद हुआ है। इस बारे में दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी है। हम आपको बता दें, दिल्ली में गिरफ्तार इन दोनों आतंकवादियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण और कोरोना का घातक कॉकटेल सामने आ रहा है। कोरोना में लगातार होती बढ़त को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली अभी कोरोना और प्रदूषण की दोहरी मार से पस्त है। एक तरफ कोरोना लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो दूसरी तरफ प्रदूषण पर भी रेड अलर्ट की स्थिति पैदा हो गई है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए जहां सरकारें बराबर प्रयास कर रही हैं, तो वहीं जनता नियमों को ठेंगा दिखाते हुए अपनी मनमानी करने पर तुली है। कोविड, प्रदूषण और सर्दी का खतरनाक कॉम्बिनेशन करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात को सिद्ध करता हुआ दिख रहा है। जहां रोज कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ बढ़ते केस देखने को मिल रहे हैं, वहीं जनता का यूं लापरवाह होना स्थिति को और भी गंभीर बना रहा है। अकेले वायु प्रदूषण के कारण ही भारत में हर साल 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए ज़रूरी है कि लोगों की सोच बदलना ज़रूरी है। हैरानी तो इस बात की है कि बहुत कम लोग ही मास्क पहन रहे हैं और साथ ही इनमें से चंद ही लोग ऐसे हैं जो सही तरीके से मास्क को पहन रहे हैं। कुछ तो मास्क लगाने के नाम पर फॉर्मेलिटी के लिए मास्क को नाक या मुंह से नीचे रखते हैं या फिर गले में लटकाकर बस भरपाई सी पूरी करते हैं। ऐसे में चिकित्सकों का कहना है कि जिस तरह से लोगों में नियमों को लेकर लापरवाही नजर आ रही है, तो हालात बिगड़ने लाजिमी है। लोग ना ही गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं और ना ही खुद की और दूसरों की परवाह कर रहे हैं। लोगों ने लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद ये मान लिया है कि कोविड जैसे ख़त्म ही हो गया। ऊपर से मौसम की मार अलग से कोरोना वायरस को और भी खतरनाक बना रही है, जिससे आगामी कुछ ही दिनों में कोविड के मामले और बढ़ने की संभावना है।
अब ऐसे में दिवाली में मिठाई की दुकानें भीड़ से खचाखच भरी थी, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी जमकर मखौल उड़ा। हेल्थ वर्कर अपने सामर्थ्य से ज़्यादा काम कर रहे हैं, पर फिलहाल की स्थिति देखकर यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में अस्पतालों की हालत चरमराने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार अभी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव नहीं हो रहे हैं। राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोन्स परिस्थिति ने भी हवाओं को शुष्क और ठंडा करने का काम किया है। ला नीना के असर की वजह से इस बार सर्दियों का सीजन लंबा और ज्यादा सर्दी होने की संभावना है। बहरहाल ध्यान रहे कि कोरोना वायरस भी इंसान के श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करता है। ऐसे में अगर प्रदूषण के कारण किसी व्यक्ति का श्वसन तंत्र कमजोर हुआ तो कोविड-19 महामारी होने की स्थिति में उसकी जान पर खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि महामारी से उसके लड़ने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। फिलहाल लोगों को ही इस दिशा में जागरूक होना जरूरी है, वरना सबको कोरोना वायरस के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और भारत जैसे देश में लाखों की संख्या में लोग मारे जाएंगे।